शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 8 जिसका नाम है रिश्ते कमाइए। बेटा इस लेसन के नाम से ही पता चल रहा है कि इस लेसन में रिश्तों के बारे में बताया गया है कि हम अपने रिश्तों को दूसरों के साथ कैसे सुधार सकते हैं और कैसे परायों को अपना बना सकते हैं। इस लेसन में एक तो हम अच्छे व्यवहार करने की हमें प्रेरणा मिलेगी, दूसरा हम अनजान लोगों से अपने रिश्ते को कैसे बना सकते हैं उसके बारे में भी हम इस लेसन में सीखेंगे। तो लेसन करने से पहले हम ये पहले पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आपका बना हुआ है ऑप्शन 1, आओ करें तैयारी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनके आंसर आपने हाँ और नहीं में देने हैं। तो पहले हम ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्या आपके 3 से अधिक मित्र हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है कि अगर आपके 3 से अधिक मित्र हैं तो आप उसका आंसर हाँ में लिखोगे, और अगर नहीं है तो उसका आंसर आप नहीं में लिखोगे। क्या आपके सहपाठी आपके साथ रहना पसंद करते हैं। सहपाठी होता है जो साथ में पढ़ने वाला होता है, जो हमारा फ्रेंड होता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सहपाठी, यानी आपके जो साथ पढ़ने वाले हैं वो आपको पसंद करते हैं या नहीं। अगर वो आपको पसंद करते हैं तो आप हाँ में लिखोगे, और नहीं करते तो नहीं में। क्या बिना मांगे भी आप दूसरों की मदद करते हो। अब देखो ये जो क्वेश्चन है कि अगर आपसे कोई मदद नहीं मांग रहा है लेकिन आपको पता लग रहा है कि दूसरे को आपकी मदद की ज़रूरत है, तो क्या फिर भी आप उसकी मदद करोगे, यानी उसकी हेल्प करोगे या नहीं करोगे। क्या खुद को असुविधा होने पर भी आप दोस्तों की मदद करते हैं। अब देखो आपको मालूम है कि आपके दोस्त को आपकी मदद की ज़रूरत है, और आप अगर उसकी हेल्प करोगे तो इससे आपको कोई परेशानी हो सकती है या आप किसी प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो क्या आप अपनी असुविधा को साइड में रखते हुए क्या अपने फ्रेंड्स की मदद करोगे या नहीं करोगे। क्या आपको नए रिश्ते बनाना अच्छा लगता है। अभी यहाँ पे देखो आपको नए नए रिश्ते बनाना, यानी आपको नए नए फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है या नहीं। अगर हाँ तो अगर आपको रिश्ते बनाना अच्छा लगता है तो इसका आंसर हाँ में लिखोगे, और अगर नहीं लगता तो आप इसका आंसर नहीं में लिखोगे। अब हम अपना लेसन शुरू करेंगे बेटा। देखो, एक बार मैं अपने एक मित्र का तत्काल कैटेगरी में पासपोर्ट बनवाने पासपोर्ट ऑफिस गया था। लाइन में लगकर हमने पासपोर्ट का तत्काल फार्म लिया और भर दिया। काफ़ी समय हो चुका था, अब हमें पासपोर्ट की फ़ीस जमा करनी थी। लेकिन जैसे ही हमारा नंबर आया, बाबू ने खिड़की बंद कर दी और कहा कि समय ख़त्म हो चुका है, अब कल आइएगा। मैंने उनसे मिन्नतें की, उनसे कहा कि आज पूरा दिन हमने इसी काम के लिए निकाला है और बस अब केवल फ़ीस जमा कराने की बात रह गई है, कृपया फ़ीस ले लीजिए। अब यहाँ पे देखो जो लेखक है वो बोल रहा है कि वो अपने मित्र का जो पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस गया था। यहाँ पे लिखा ना तत्काल, तत्काल का मीनिंग होता है तुरंत या जल्दी। कहते हैं कि वो ना पासपोर्ट ऑफिस में गया था अपने मित्र का पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो जब उसने फार्म वगैरह भरा तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो उसने सारा कुछ पासपोर्ट बनवाने का सारा कुछ फॉर्म वगैरह सब कुछ भर लिया था, तो अब केवल फ़ीस जमा करवानी रह गई थी। तो वो जब फ़ीस जमा करवाने के लिए खिड़की पर गए, वहाँ पर एक बैठे हुए थे, बाबू बैठे हुए थे। तो जब वो बाबू को फ़ीस जमा करवाने के लिए वहाँ पे गए तो जो बाबू था उसने कहा क्या कि खिड़की बंद कर दी, और उसने कहा कि अब तो टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है फ़ीस लेने का, तो अब कल आना। तो जो लेखक था और उसका जो मित्र था उसने काफ़ी मिन्नतें भी की कि हम तो सुबह से आए हुए हैं, अब केवल फ़ीस जमा करवानी रह गई है, हमने फॉर्म वगैरह तो सब भर दिया है, तो आप कृपया करके फ़ीस ले लीजिए। बाबू बिगड़ गया, कहने लगा, आपने पूरा दिन लगाया तो उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ क्या। अरे सरकार ज़्यादा लोगों को तैनात करे, मैं तो सुबह से अपना काम ही कर रहा हूँ। अब देखो जब लेखक ने कहा कि हम सुबह से यहाँ पे लगे हुए हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो गया है, तो आप फ़ीस ले लीजिए। तो जो बाबू था, यानी जो फ़ीस लेने वाला जो बाबू था, उसको गुस्सा आ गया और वो उसको बोलने लगा कि अगर आप पूरा दिन यहाँ पे आपने लगाया तो इसके लिए मैं थोड़ी जिम्मेवार हूँ। कहते हैं अगर आपको ज़्यादा ही जल्दी है तो सरकार को बोलो कि और व्यक्तियों को यहाँ पे नियुक्त कर दे। कहते मैं जो बाबू होता है वो कहते मैं तो सुबह से ही अपना काम कर रहा हूँ, सुबह से ही बिजी हूँ। कहते अब टाइम ख़त्म हो गया, मैं नहीं लूँगा फ़ीस। खैर मेरा मित्र बहुत मायूस हुआ और उसने कहा कि चलो अब कल आएंगे। मैंने उसे रोका और कहा रुको, एक और कोशिश करता हूँ। अब देखो जो लेखक का मित्र था वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया। मायूस का मीनिंग क्या होता है, निराश या उदास। कहते कि वो जो उसका मित्र काफ़ी उदास हो गया, तो उसने कहा कि लेखक को चलो अब चलते हैं, फिर कल आ जाएंगे अपनी फ़ीस जमा करवाने के लिए। तो जो लेखक था उसने कहा रुको, मैं एक बार और कोशिश करके देखता हूँ, शायद ये जो बाबू है वो मान जाए। बाबू अपना थैला लेकर उठ चुका था। मैंने कुछ कहा नहीं, चुपचाप उसके पीछे हो लिया। वह एक कैंटीन में गया, वहाँ उसने अपने थैले से लंच बॉक्स निकाला और धीरे धीरे अकेला खाने लगा।
मैं उसके सामने की इमेज पर जाकर बैठ गया। अब देखो जो लेखक था वो उस बाबू का पीछा करते करते उसके पीछे चला गया। जो बाबू था वो अपना थैला लेकर एक कैंटीन में गया और कैंटीन में जाके वो एक मेज़ पे बैठ गया और वो अपने जो उसका जो थैला था उसमें से लंच बॉक्स निकाल कर अकेला ही खाना खाने लगा। तो जो लेखक था वो भी उसके सामने जाकर बैठ गया। मैंने बात शुरू करते हुए कहा, आपके पास तो बहुत काम है, रोज़ बहुत से नए नए लोगों से मिलते होंगे। मेरे प्रश्न पर वह कहने लगा, हाँ मैं तो एक से एक बड़े अधिकारी से मिलता हूँ। कई आईएएस, आईपीएस, विधायक रोज़ यहाँ आते हैं। मेरी कुर्सी के सामने बड़े बड़े लोग इंतज़ार करते हैं। अब देखो जब वो जो लेखक था, जब बाबू खाना खा रहा था तो उसके सामने जाकर बैठ जाता है और जब बैठता है तो वो बीच में उससे बात करना भी शुरू कर देता है। तो बात करते करते वो बाबू से पूछता है कि आपके पास तो बहुत सारा काम रहता है और आपके पास तो बहुत सारे लोग भी आपको मिलने के लिए आते हैं। तो जब बाबू लेखक के प्रश्न को सुनता है तो वो कहता है कि हाँ मेरे पास तो बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, मेरे सामने तो आईएएस, आईपीएस, विधायक रोज़ खड़े रहते हैं। कहते हैं मेरी जो कुर्सी है उसके सामने तो बड़े बड़े लोग इंतजार ही करते रहते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, एक रोटी आपकी प्लेट से मैं खा लूँ? उसने हाँ कहा। मैंने एक रोटी उसकी प्लेट से उठा ली और सब्जी के साथ खाने लगा। मैंने उसके खाने की तारीफ़ की और कहा, आपकी पत्नी तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना पकाती है। अब देखो यहाँ पे जो लेखक है वो क्या कर रहा है, उस बाबू को खुश करने की कोशिश कर रहा है। वो उसको बोलता है कि क्या मैं आपकी प्लेट से एक रोटी खा सकता हूँ? तो जो बाबू था उसने कहा हाँ खा सकते हो। तो जो लेखक था फिर उसकी प्लेट में से रोटी और सब्जी लेकर खाने लगता है। तो खाना खाते वक्त वो उसकी पत्नी के बनाए हुए खाने की तारीफ़ भी करता है कि आपकी जो पत्नी है उसने जो खाना बनाया बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्वादिष्ट है। मैंने उनसे कहा, आप बहुत महत्वपूर्ण सीट पर बैठे हैं, बड़े बड़े लोग आपके पास आते हैं, तो क्या आप अपनी कुर्सी की इज्जत करते हैं? आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली है, लेकिन आप अपने पद की इज्जत नहीं करते। अब यहाँ पे देखो वो बोलता है कि जो लेखक होता है वो बाबू को बोलता है कि आप मतलब इतनी महत्वपूर्ण सीट पर बैठे हुए हो, मतलब इस सीट के सामने तो बड़े बड़े लोग भी आते हैं, यानी आपके पास बड़े बड़े लोग आते हैं। तो कहते फिर भी आप अपनी कुर्सी की इज्जत करते नहीं हो। कहते आप तो बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन आप क्या कि आप जो काम है, आपको जो जिम्मेवारी का काम मिला है, आप उसकी इज्जत क्यों नहीं करते हो? कहने का क्या मतलब है कि आपको जो पद दिया गया है आपकी नज़रों में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। उसने मुझसे पूछा, ऐसा कैसे कहा आपने? अब देखो जब वो लेखक की बात को सुनता है तो वो कहता है कि आपने मुझे ऐसा कैसे कह दिया कि मैं अपने पद की इज्जत नहीं करता? मैंने उसे समझाते हुए कहा, जो काम दिया गया है उसकी इज्जत करते तो आप इस तरह रूखे व्यवहार वाले नहीं होते। आपका कोई दोस्त भी नहीं है, आप दफ्तर की कैंटीन में अकेला खाना खाते हैं, अपनी कुर्सी पर मायूस होकर बैठे रहते हैं, लोगों का होता हुआ काम पूरा करने के जगह अटकाने की कोशिश करते हैं, बाहर से आकर सुबह से परेशान हो रहे लोगों के अनुरोध करने पर कहते हैं कि सरकार से कहो कि ज़्यादा लोगों को तैनात करें। अरे ज़्यादा लोगों के तैनात होने से तो आपकी अहमियत घट जाएगी, हो सकता है आपसे यह काम भी ले ही लिया जाए। अब देखो जब लेखक उसको बोलता है कि आप तो अपने पद की इज्जत भी नहीं करते हो, तो फिर वो हैरानी से पूछता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो? तो फिर लेखक उसको समझाता है और समझाते हुए कहता है कि जो आपको काम दिया गया है आप उसकी तो बिल्कुल इज्जत करते नहीं हो, क्योंकि आपके पास जो भी आता है आप उसके साथ रूखा व्यवहार करते हो। कहते और आपका कोई दोस्त भी नहीं है। कहते आपकी दोस्त नहीं है इस वजह से तो आप दफ्तर की कैंटीन में अकेले खाना खाते हो। कहते हैं आप अपनी कुर्सी पर आप हमेशा निराश होकर बैठे रहते हो। और कहते हैं कि जब भी कोई लोग आपके पास आते हैं काम करने के लिए तो आप उनका काम करने को की जगह उसको क्या करते हो, उसके काम को अटकाने की कोशिश करते हो। और कहते हैं कि जो लोग होते हैं दूर दूर से आते हैं, बाहर से आते हैं, सुबह से परेशान हुए होते हैं, वो आपके आगे मिन्नतें भी करते हैं कि आप हमारा काम कर दो, लेकिन आप उनका अनुरोध मानने के बजाय क्या करते हो, उनका उल्टा ताना मारते हो कि सरकार से कहो कि ज़्यादा लोगों को यहाँ पे नियुक्त करें। कहते हैं अगर सरकार ने और लोगों को यहाँ पे नियुक्त कर दिया तो जो आपकी अहमियत है, यानी जो आपका महत्व है वो कम हो जाएगा और हो सकता है कि जो सरकार है वो उसने जो आपको काम दिया हो सकता है वो भी आपसे ले लिया जाए। यानी कहने का क्या मतलब है कि आप जैसे दूसरों के साथ व्यवहार करते हो, अगर आपका व्यवहार ऐसे ही रहा तो सरकार आपसे आपका काम भी छीन सकती है। भगवान ने आपको मौका दिया है रिश्ते बनाने के लिए, लेकिन अपना दुर्भाग्य देखिए, आप इसका लाभ उठाने की जगह रिश्ते बिगाड़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो जो लेखक है उसको समझा रहा है, उसको कह रहा है कि भगवान ने आपको एक मौका दिया है कि आप जो अनजाने लोग हैं उससे आप रिश्ता बना सकें, दूसरों के साथ अपने रिश्तों को सुधार सकें, लेकिन आप देखो ये तो आपका दुर्भाग्य है। आप इस अवसर का लाभ उठाने की बजाय क्या कर रहे हो, आप दूसरों के साथ क्या कर रहे हो, अपने रिश्तों को बिगाड़ रहे हो। यानी आप दूसरों के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। मेरा क्या है, कल आ जाऊँगा या परसों,
आ जाऊंगा, पर आपके पास तो मौका था किसी को अपना एहसानमंद बनाने का। आप उसे चूक गए। मैंने देखा कि वह मेरी बात सुनकर कुछ विचार कर रहा है। मैंने बात जारी रखते हुए आगे कहा, जीवन में आप पैसे तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन रिश्ते नहीं कमाए तो सब बेकार है। अब देखो फिर आगे जो लेखक है वो उसको समझाता हुआ कहते हैं मेरा क्या है, मैं मतलब कल आ जाऊँगा, कल नहीं मेरा काम हुआ तो मैं परसों आ जाऊँगा। कहते हैं पर आपने तो मौका गंवा दिया ना दूसरों के साथ, मतलब अपने रिश्ते सुधारने का। कहते हैं आपने ये भी मौका गंवा दिया कि मैं आपका एहसानमंद हूँ। कहते हैं आप इस मौके से चूक गए हैं कि कोई भी आपको एक अच्छा व्यक्ति माने और आपका एहसानमंद बनकर रहे। तो जब लेखक देखता है कि जो बाबू है उस पर उसकी बात का मतलब असर हो रहा है, क्योंकि जो बाबू था उसकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था, तो फिर वो अपनी बात को आगे कहते हैं कि आप मतलब जो लेखक होता है उसको कहता है कि जीवन में आप पैसे तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन अगर रिश्ते नहीं कमाए तो सब बेकार है। कहने का क्या मतलब है कि इस संसार में रहते हुए अगर आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, दूसरों के साथ अपने रिश्ते को नहीं बनाओगे, दूसरों के साथ अपने रिश्तों को सुधारोगे नहीं, तो कहते हैं कि इस दुनिया में आना ही बेकार है। कहते हैं पैसे तो कोई भी कमा सकता है, क्या करेंगे पैसों का? अपना व्यवहार ठीक नहीं रखेंगे तो आपके घर वाले भी आपसे दुखी रहेंगे, यार दोस्त तो पहले से ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो लेखक है वो कहते हैं कि आप जो पैसा कमा रहे हो इस पैसे का करोगे क्या? कहते हैं जब आप दूसरों के साथ व्यवहार ही ठीक नहीं रखोगे। कहते हैं आपके घर वाले तो पहले से ही आपसे दुखी हैं। कहते हैं कि यार दोस्त तो और भी पहले से ही नहीं है आपके। कहते हैं आपने घर वालों को ही दुखी किया हुआ है तो फिर आपके दोस्त कहाँ से बनेंगे? मेरी बात सुनकर यह रुहासा हो गया। उसने कहा, आपने बात सही कही है साहब, मैं अकेला हूँ, पत्नी झगड़ा करके मायके चली गई है, बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते। अब देखो जब वो लेखक की बात सुनता है तो वो उसका जो गला होता है वो कहता है एक तरह से रोने जैसा हो जाता है, और वो कहता है कि मतलब आपने ठीक कहा है साहब, क्योंकि वो कहता है कि मैं तो अकेला ही हूँ, क्योंकि जो मेरी पत्नी है वो भी मुझसे झगड़ा करके चली गई है, और जो मेरे बच्चे हैं वो भी मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो कहते हैं इस वजह से मैं अकेला ही रहता हूँ। माँ है वह भी कुछ ज़्यादा बात नहीं करती, सुबह 4-5 रोटी बनाकर दे देती है और मैं तन्हा खाना खाता हूँ। अब देखो वो कहते कि मेरी माँ है जो मुझसे कुछ ज़्यादा बात करती नहीं है, कहते वो भी सुबह क्या करती है 4-5 रोटी बना देती है और मैं यहाँ आकर अकेला ही खाना खाता हूँ। रात में घर जाने का भी मन नहीं करता, समझ में नहीं आता गड़बड़ी कहाँ है। मैंने हौले से कहा, खुद को लोगों से जोड़िए, किसी की मदद कर सकते हैं तो कीजिए। अब देखो वो कहते हैं कि रात में जब मैं जाना चाहता हूँ लेकिन मेरा घर जाने का मन भी नहीं करता। कहते हैं मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मेरी में इतनी मतलब कमी कहाँ पे है, मुझे अपनी कमी का कुछ एहसास ही नहीं होता। तो जो लेखक होता है वो उसको हौले से बोलता है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप लोगों से अपने आप को जोड़िए, किसी की मदद करेंगे तो दूसरा भी आपके साथ अच्छे से व्यवहार करेगा। देखो मैं यहाँ अपने दोस्त के पासपोर्ट के लिए आया हूँ, मेरे पास तो पासपोर्ट है, मैंने दोस्त की खातिर आपकी मिन्नतें की निस्वार्थ भाव से, इसलिए मेरे पास दोस्त है, आपके पास नहीं है। अब देखो यहाँ पे लेखक उसको समझा रहा है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, कि अपने दोस्त के पासपोर्ट के लिए आया हूँ। कहता है मेरे पास तो मेरा पासपोर्ट बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं अपने दोस्त की वजह से आया हूँ। कहते मैं अपने दोस्त के लिए आपसे मिन्नतें कर रहा हूँ, मतलब मेरा कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी मैं आपकी मिन्नतें कर रहा हूँ। कहते कि मेरा दोस्त है, इस वजह से तो मैं आपके पास आया हूँ ताकि मेरा जो दोस्त है उसका क्या हो पासपोर्ट बन जाए। और कहते हैं ये जो सारा कुछ मैं कर रहा हूँ वो किस वजह से कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ। कहते हैं मैं अगर निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ तो इस वजह से मेरे पास दोस्त हैं और आपके पास नहीं है, क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से दूसरों का काम नहीं करते हो। फिर उसने मेरा फ़ोन नंबर मांगा, मैंने दे दिया। बरसों बीत गए, इस दिवाली पर एक फ़ोन आया। रविंद्र कुमार चौधरी बोल रहा हूँ साहब, कई साल पहले आप हमारे पास अपने किसी दोस्त के पासपोर्ट के लिए आए थे और आपने मेरे साथ रोटी भी खाई थी। अब यहाँ पे देखो वो कहते हैं कि मतलब वो तो मतलब टाइम बीत गया। कहते जब मैं मतलब पासपोर्ट बनवाने के लिए गया था तो उस वक्त उसने फिर मेरा फ़ोन नंबर भी मांगा था और मैंने दे भी दिया था। कहते मतलब इस बात को बरसों बीत गए थे। तो कहते एक बार दिवाली पर फ़ोन आया था तो वो बोलता था कि मैं रविंद्र कुमार चौधरी बोल रहा हूँ, आप कई साल पहले मेरे पास आए थे अपने दोस्त का पासपोर्ट बनाने के लिए। कहते कि आपने मेरे साथ रोटी भी खाई थी। एक तरह से वो उसको याद दिला रहा था कि मैं वही बाबू हूँ जिसके पास आप पासपोर्ट बनवाने के लिए आए थे और आपने मेरे साथ बैठ के रोटी भी खाई थी और मुझे समझाया भी था। आपने कहा था पैसे की जगह रिश्ते बनाइए। मुझे एकदम याद आ गया। मैंने कहा हाँ जी चौधरी साहब कैसे हैं। उसने खुश होकर कहा साहब आप उस दिन चले गए, फिर मैं बहुत सोचता रहा। अब देखो
वो कहता है कि उसको याद दिलाता है कि आपने उस दिन मुझे ये सिखाया था कि मुझे पैसे नहीं कमाने चाहिए बल्कि क्या करना चाहिए, रिश्ते बनाने चाहिए। कहते मुझे जब उसने ये कहा कि पैसे नहीं कमाने चाहिए, रिश्ते बनाने चाहिए, तो कहते कि मुझे एकदम से याद आ गया और मैंने भी फिर उनसे बात की और मैंने उनसे पूछा कि हाँ चौधरी साहब आप कैसे हो। कहते मैंने उनका हाल चाल पूछा तो उसने भी खुश होकर कहा कि साहब मतलब आप उस दिन तो चले गए थे पर मैंने मतलब जो आपने कुछ कहा था मुझे उस दिन, मैं उसके बारे में बहुत देर तक सोचता रहा। मुझे लगा कि पैसे तो सचमुच बहुत लोग दे जाते हैं लेकिन साथ खाने वाला कोई नहीं मिलता। मैं साहब अगले ही दिन पत्नी के मायके गया, बहुत मिन्नतें कर उसे घर लाया। वह मान ही नहीं रही थी। वह खाना खाने बैठी तो मैंने उसकी प्लेट से एक रोटी उठा ली, कहा कि साथ खिलाओगी। वह हैरान थी, रोने लगी, मेरे साथ चली आई, बच्चे भी साथ चले आए। साहब अब मैं पैसे नहीं कमाता, रिश्ते कमाता हूँ, जो आता है उसका काम कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो जो लेखक उसको समझा के आया था तो उस पर इसका इतना असर हुआ कि वो क्या अगले दिन अपने मतलब पत्नी के मायके चला गया और वहाँ पर उसने अपनी पत्नी को मनाया, काफ़ी मिन्नतें भी की और मिन्नतें करके उसको वो अपने साथ घर पे ले आया और उसने उसकी प्लेट से मतलब एक रोटी बिठा ली और उसको कहा कि क्या तुम मुझे अपने साथ खिलाओगी। तो कहते जब उसकी पत्नी ने देखा कि उसका जो पति है वो सुधर है तो वो भी उसको देख के हैरान हो जाती है, रोने लगती है। और जो बाबू होता है वो कहता है कि उस दिन जो मेरी पत्नी मतलब मुझे देख के हैरान हुई और रोने लगी, कहते उस दिन वो फिर अब बच्चों को लेकर मेरे साथ घर आ गई। तो जो लेखक है वो कहता है कि उस दिन से मैंने क्या किया कि अब मैं पैसे नहीं कमाता हूँ बल्कि रिश्ते कमाता हूँ और जो भी मेरे पास आता है मैं उनका सारा काम कर देता हूँ। साहब आज आपको हैप्पी दिवाली बोलने के लिए फ़ोन किया है। अगले महीने बिटिया की शादी है, आपको आना है। बिटिया को आशीर्वाद देने रिश्ता जोड़ा है आपने। अब देखो जो लेखक की बातों का उस पर इतना असर होता है कि वो अपनी जो रूठी हुई पत्नी है उसको भी मना के घर ले आता है। फिर दिवाली पर लेखक को फ़ोन करता है, उसको कहता है कि आज मैंने आपको हैप्पी दिवाली करने के लिए फ़ोन किया है और वो उसको इनवाइट भी करता है क्योंकि वो क्या करता है अपनी बिटिया की जो उसकी जो बेटी होती है उसकी शादी पक्की कर देता है। तो और वो उसको बोलता है कि आपको मेरी बिटिया की शादी में आना भी ज़रूर है क्योंकि आपने ही तो रिश्ता जोड़ा है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि आपने मुझको इतना सिखाया जिसकी वजह से मैं रिश्तों की अहमियत समझ पाया और अपने रिश्तों को भी बचा पाया। वह बोलता जा रहा था, मैं सुनता जा रहा था। सोचा नहीं था कि सचमुच उसकी ज़िंदगी में भी पैसों की जगह रिश्ते महकने लगेंगे। अब देखो वहाँ पे जब वो बाबू बोल रहा था तो लेखक उसकी सारी बातों को सुन रहा था। तो लेखक साथ में सोच भी रहा था कि सचमुच उसकी जो ज़िंदगी है वो उसमें बदलाव आ गया है। उसने उसको जो कुछ बताया उसकी वजह से उसकी लाइफ जो चेंज हो गई है। अब वो अपनी लाइफ में पैसों की बजाय किसको महत्व दे रहा है, रिश्तों को महत्व दे रहा है। संदेश, आदमी भावनाओं से संचालित होता है, कारणों से नहीं। कारण से तो मशीनें चला करती हैं। अब देखो ये जो पूरा लेसन है इससे हमें क्या संदेश मिलता है, कहते हैं इससे हमें केवल यही संदेश मिलता है कि अगर हम दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे तो सामने वाला भी हमारे से अच्छा व्यवहार करेगा। क्योंकि जो भावनाएं होती हैं वो तो जो आदमी की भावनाएं होती हैं वो तो संचालित होती हैं, बिना कारण के होती हैं। और कहते हैं अगर कोई कारण हो तो कारण से तो मशीनें ही चलती हैं क्योंकि मशीनों का काम होता है किसी भी वजह से चलना। लेकिन जो इंसान होता है, इंसान किसकी वजह से चलता है, भावनाओं की वजह से चलता है। इन्हीं भावनाओं की वजह से व्यक्ति क्या करता है, दूसरों से अपने रिश्ते को बनाता है। अगर बाई चांस रिश्ता बिगड़ जाता है तो उसको सुधारने की कोशिश करता है। तो इस लेसन से हमें क्या एक तरह से शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी चाहिए और हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचना चाहिए। तो बेटा आपका ये जो लेसन था ये यहीं पर ख़त्म हो गया है। ओके बेटा।